जब रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने डूम्सडे के अनाउंसमेंट में आकर के कहा था डिफरेंट मास्क बट सेम टास्क, और सेम टास्क के लाइन पर अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो आयरन मैन का रोल भी आरडीजी ने ही प्ले किया था और आयरन मैन ने एंड गेम में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस दिया था। पर हम सब जानते हैं आयरन मैन कोई हार्ड कोर कैप्टन अमेरिका के जैसा सोल्जर नहीं है, उसकी तरह सोच रखने वाला हीरो वो नहीं है, उसकी सोच थोड़ी प्रैक्टिकल है। और अगर यही चीज मतलब ये सेम टास्क लाइन वाली अगर चीज डूम्सडे में अगर आरडीजे करते हैं तो ये कहानी जो आज मैं आपके सामने ला रहा हूं ये एकदम परफेक्टली मैच करती है, क्योंकि इस कहानी के लास्ट में डूम जो है वो एक एंड गेम लेवल का सेक्रीफाइस देता है। बट डूम तो डूम है, तो उसका सेक्रीफाइस जो है किसी न किसी मोटिव को जरूर फुलफिल करता है, और यही चीज हम आज इस कहानी में जानेंगे। तो ये कहानी मतलब तब की है तो जब सीक्रेट वॉर का इवेंट होता है उसमें डूम को बियॉन्डर की शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन जब वो इवेंट खत्म होता है तो डूम से वो शक्तियां चली जाती हैं। पर इस कहानी में क्या हो कि अगर बियॉन्डर की शक्तियां डूम से कभी छीनी ही ना गई होती, उससे उसकी शक्तियां बनी रही होती, तो आज की कहानी में यही है। मैंने बहुत सी चीजें देखी, मेरे पास बहुत समय रहा। मैंने इस क्षण को शुरुआत से समय के क्षितिज पर 999 ट्रिलियन बार देखा। मैंने तारों की यात्रा की, मैं नरक में गया और वहां से वापस लौटा। ये सब मैंने खुद को और कठोर बनाने के लिए किया, क्योंकि ये शक्ति मेरी है और कोई भी तुच्छ प्राणी या किसी भी चीज को मुझसे ये शक्ति छीनने नहीं दूंगा। मैं इस न्याय और घिसे पिटे तर्क को नहीं स्वीकारूंगा, कम से कम बिना लड़े तो नहीं। और तब हम देखते हैं कि डूम ये सब मून पर खड़े होकर सेलेस्टियल से कह रहा था, क्योंकि सेलेस्टियल डूम की बियॉन्डर शक्तियों को वापस लेने आए हैं। सेलेस्टियल डूम पर हमला करते हैं और डूम उससे बचने के लिए पीछे हटता है, लेकिन सेलेस्टियल के इतने बड़े साइज होने की वजह से वो उनसे बच नहीं पाता और मून पर ही किसी चट्टान के अंदर दब जाता है। और फिर तभी डूम की कहानी 27 साल पीछे चली जाती है। ये तब की बात है जब मेरी माँ बैरन के लोगों को हाथों मारी गई थी और इस घटना से मैं और मेरे पिता दोनों ही टूट चुके थे। तभी गुस्ताव ने कहा, तुम जानते थे वार्नर कि तुम्हारी बीवी काला जादू करती है और उसके काले जादू की वजह से बैरन के कुछ लोग मारे गए, और फिर बैरन ने तुम्हारी बीवी को ढूंढकर मार डाला। पर क्या बैरन के लिए इतना काफी होगा? मेरे पिता ने कहा, चुप रहो तुम लोग, मेरा छोटा बेटा है, हमारे दिल पर क्या गुजर रही है तुम लोग को उसकी परवाह भी नहीं है। तभी बाकी लोगों ने कहा, क्या तुम्हें हमारी परवाह है? तुम्हारी वजह से अब बैरन हम में से कई लोगों को मारेगा या कम से कम टॉर्चर करेगा। तभी विक्टर ने कहा, मैं समझ रहा हूं कि तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो। तुम चाहते हो कि हम यहां से इस कबीले को छोड़कर ये जगह छोड़कर चले जाएं, कायरों की तरह। तुम लोग कभी नहीं समझे, बैरन यही तो चाहता है, हमारे बीच में डर भरना। क्या उसने आज से पहले हमें चैन से जीने दिया था? उसने हमारे भोजन छीना, हमारी औरतों और बेटियों का अपमान किया, और तुमने क्या किया? क्या कभी उसके लिए उसके सामने उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला? नहीं, तुम सब डरपोक हो। कम से कम मेरी माँ ने कोशिश तो की। हाँ, उसमें वो सफल तो नहीं रही, पर उसने हमें सुरक्षित रखने के लिए अकेले ही उस बैरन से लड़ने की हिम्मत जुटाई थी। फिर इस घटना को हुए 1 महीना बीत गया। मुझे माँ की अलमारी में लकड़ी का एक संदूक मिला जिसमें एक किताब थी। जब उसे मैंने पढ़ा और समझा तो समझ में आया कि मेरी माँ पूरी तरह से मरी नहीं थी, उसकी सोल को डीमन ने कैद कर लिया था। यानी कि मेरे पास मेरी माँ को बचाने के लिए एक रास्ता था, पर उसके लिए मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ा। मैंने संसाधनों का इस्तेमाल करके एक मशीन बनाई जिसके जरिए मैं हेल डायमेंशन का गेट खोलकर उस डीमन से अपनी माँ की सोल को आज़ाद करा सकता था। पर एक बाधा थी, वो रीड रिचर्ड। उससे मुझे बहुत नफरत थी। जैसे सोते वक्त जब एक मच्छर आपके कान में भिन भिन करता है और इससे आपको एक इरिटेशन होती है, ठीक उसी तरह मुझे भी रीड बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे मेरी मशीन में मेरे आविष्कार में गड़बड़ी दिखाई दी और मैंने फिर खुद को सही साबित करने के लिए कर्ट्स को इस मशीन का लीवर खींचने का आदेश दिया। और जैसे ही मशीन ऑन हुई, मशीन में कुछ खामी की वजह से वहां एक धमाका हुआ। और 3 दिन बाद जब मेरी आंख मिलिट्री हॉस्पिटल में खुली तो पता चला
कि मेरा प्रयोग बुरी तरह से असफल रहा था। उसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी स्कॉलरशिप, मेरा वीज़ा, मेरा फ्यूचर, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। मुझसे वो छीन लिया गया। 1 साल बाद मैं लगभग मरने ही वाला था। हिमालय की गहराइयों में छिपे ज्ञान के खजाने को खोजते हुए अगर उन्होंने मुझे ना ढूंढा होता तो शायद मौत ही मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प होती। पर उन 8 सालों में उन्होंने मुझे अपने हर ज्ञान के बारे में सिखाया और मैं इतना सीख गया कि जो मैं उनके यहाँ शिष्य बनकर आया था, अब मैं उनका ही गुरु बन गया था। उन्होंने मेरे मार्गदर्शन में मेरे लिए एक नए शरीर को बनाया। ये शरीर कोई अलग से शरीर नहीं था, बस मुझे ढकने के लिए बनाया गया एक कवच था जिसे कई मंत्रों से गढ़ा गया था, और फिर मेरे चेहरे को ढकने के लिए बनाया गया एक मास्क जिसने उस दिन विक्टर वॉन डूम को पीछे छोड़ दिया था। और जो सामने आया वो था सिर्फ डॉक्टर डूम। और फिर वो समय आ गया जब व्लादिमीर का राज का अंत हुआ। लोग जानते थे इसके पीछे बस एक नाम था, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम का। लोहे के मास्क वाला एक आदमी जिसने रशिया के इस हिस्से को व्लादिमीर के जुल्म से आज़ाद कराया। इसके लिए व्हाइट हाउस में मेरे लिए डिनर रखा गया, पर मैंने उसे ठुकरा दिया और अपना सारा ध्यान बस इस चीज़ के लिए लगा दिया कि मेरा लटवेरिया कैसे और ज़्यादा खुशहाल बन सकता है। फिर भविष्य के 8 महीने और 15 दिन बाद मुझे पता चला जो शक्ति मैंने इतनी मुश्किल से हासिल की थी उसे रीड रिचर्ड और उसके लोगों ने बस एक संयोग से पा लिया था। पृथ्वी का साइंटिस्ट समुदाय इसे कॉस्मिक कैप्रिस कहकर के बुलाता था और मैं इसे कहता था एक कमजोर ढाल। उसी साल के नवंबर में न्यूयॉर्क में मेरा एक मास्क वाले बच्चे से सामना हुआ। वो यही कुछ 18 साल के आसपास का रहा होगा, लेकिन उसकी फुर्ती ने मुझे सच में चौंका दिया। और फिर 4 साल और 3 महीने बाद मेरे ढेरों दुश्मन बन चुके थे, पर ये सब मेरे लिए समस्या नहीं थे। मेरी समस्या थे तो वो बड़े और जाइंट साइज के सेलेस्टियल्स जिन्हें मेरी शक्ति छीननी थी। पर मैं इस बार तैयार था। उन्हें घमंड था उनके शरीर के कवच पर, जिसे मैंने तिनके की तरह तोड़ दिया। मैंने अपनी सेना बनाई डूम बॉट्स की और उन्हें किसी गोली की तरह उन सेलेस्टियल पर छोड़ दिया। और फिर जब मैं 35 साल का हुआ, न्यूयॉर्क की वो भयानक जंग, मैं कैसे भूल सकता उसको। उसमें एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ। लोग उस ब्लास्ट को टेरेक्स ब्लास्ट कहते हैं, जिसकी एनर्जी में मेरी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई और मेरा कुछ बचा था तो वो थी कॉन्शियसनेस। और फिर 4 महीने बाद मेरा शरीर वापस से पुनर्जीवित हुआ, बियॉन्डर की उस दुनिया से जिसने मुझे अथाह शक्ति दी थी। जब मैं आया तो धरती पर 2 गुटों में युद्ध छिड़ा हुआ था। हाँ, इन्हें कुछ लोग हीरोज और विलेन बोल सकते हैं, पर मेरे नज़रिए से ये बस 2 गुट थे जिनकी लड़ाई को मैंने पल भर में ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब विक्टर वॉन डूम आ चुका था। मेरी शक्तियों को देखकर एक एसगार्डियन लड़की अमोरा आई, वो जिसे वाइकिंग्स लोग पूजते हैं। उसने मुझे रिझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा उद्देश्य इससे कहीं अधिक बढ़कर था और इसके जैसे लोग मेरे उद्देश्य में बाधा नहीं बन सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी नज़रों के सामने से मिटा दिया। बियॉन्डर मर चुका था और जो शक्ति उसकी थी वो अब मेरी है। मैं चाहूँ तो इस शक्ति से अपने बस एक विचार से तुम सबको नष्ट कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि तभी पूरी धरती पर डूम का मैसेज टेलीकास्ट होता है। वो कहता है, पृथ्वीवासियों, मैं तुम्हें अपना वही चेहरा दिखाऊंगा जो मैं हूँ। मैंने तुम्हारे दिमाग में बैटल वर्ल्ड की सभी यादें फिर से अनलॉक कर दी हैं ताकि तुम वो सब याद कर पाओ जो भी वहाँ पर हुआ था। मैं चाहता हूँ कि तुम याद करो कि वहाँ क्या हुआ था, मैंने क्या किया था। मैंने वहाँ सीक्रेट वॉर जीती थी और कई लोगों को एक नई जिंदगी दी थी। हाँ, उसमें कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने वही किया जो उस समय की मांग थी। तुम चाहो तो मेरा लटवेरिया देख लो। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बस यही रहा है कि कोई
कोई बीमारी नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई युद्ध नहीं, ना ही समाज में आर्थिक, नस्लीय या जाति विभाजन हो। एक ऐसी दुनिया जो तुमसे बचपन में वादा की गई थी, वो दुनिया मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हें बस हाथ बढ़ाना है और इस मौके को अपने दोनों हाथों से थामना है। मैं जानता था ऐसा करने पर क्या होगा। वो तुच्छ लोग जो इस दुनिया में हीरोज बोले जाते हैं, वो मुझे रोकने आते हैं। इसलिए कुछ घंटों में मैंने वकांडा को गिरा दिया, फिर अटलांटिस को, और फिर इमोर्टल्स कहे जाने वाले इटर्नल्स को। फिर मैं उस जगह गया जहाँ के लोग खुद को गॉड्स कहते हैं। उस एसगार्ड को गिराना इतना आसान नहीं था, पर उसे मैंने झुका दिया। ब्लैक बोल्ट की दहाड़ भी मेरा कुछ नहीं कर सकी। वहीं अर्थ पर किसी हाइड आउट में सूजन स्टॉर्म बाकी जो बचे हीरोज हैं उनके साथ मिलकर डूम को हराने का प्लान बना रही थी, और वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। और तभी वो जायंट साइज सेलेस्टियल फिर से आ गए, और मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो उनसे पहले वालों को दिया था। ये मेरी शक्तियां हैं, इन्हें मैं ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। और इसी तरह से कुछ सालों तक बस यही चलता रहा। वो तुच्छ लोग मुझे रोकने आते और मैं उन्हें पीछे ढकेल देता, बस ये जानने के लिए कि वो कब तक मुझे रोकने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए मैंने उन्हें कभी मारा ही नहीं, हालांकि ऐसा मैं कर सकता था। तभी डूम को रोकने के लिए आयरन मैन आता है। आयरन मैन अब बेवड़ा हो चुका था, क्योंकि उसने इतने सालों से जिस डूम को हराने की कोशिश की उसमें वो नाकामयाब होता आ रहा था। इसी बेइज्जती ने उसे नशे का आदी बना दिया था। पर आयरन मैन ही नहीं था, उसी समय किसी और आयाम से डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे सामने आ गया। उसका जादू, उसकी शक्तियां प्रबल थीं, पर मैं उसे रोकने के बजाय वहां से चला गया, किसी हार या शर्म के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस वक्त यही सही था। डूम उसके बाद सूजन के पास जाता है और कहता है, तुमने उन तुच्छ कीड़ों को मुझे रोकने के लिए भेजा। ये तो एकदम ऐसा है जैसे लकड़ी खुद कुल्हाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है। और उसका अंजाम क्या हुआ? वो सब काट दिए जाते, पर मैंने एक को भी नहीं मारा। सूजन ने कहा, यही तो सोचकर मैं हैरान हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो लोगों को मारना सांस लेने के जैसा है। तुमने क्यों नहीं मारा? और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा आज जिंदा है और सही सलामत है, वरना वो मर जाता। तो बताओ डूम, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? डूम ने कहा, क्योंकि तुम सब डूम की दया के हकदार हो। और तभी टीवी पर अनाउंस होता है, डूम ने एक ऐसी ऊर्जा के स्रोत का आविष्कार किया है जो बहुत छोटी है, पर उससे अनंत ऊर्जा असीमित समय तक यूज की जा सकती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एकदम से खत्म हो गई है, जिससे हम देखेंगे एक बेहतर दुनिया। देवियों और सज्जनों, अगर आप गॉड में यकीन करते हैं तो गॉड है खुद डूम के अवतार में। मैंने सिर्फ पृथ्वी पर ही शांति नहीं लाई, मैंने हमारे आकाश गंगा के छोर पर बसी सभ्यता में भी शांति लाई। क्री, स्क्रल, शियार, टेक्नार्की, बदून और बरोद, इन सब में आपस में सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। मैंने वहां पहुंचकर उस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। उन तानाशाहों को स्पेस में फेंक दिया जिन्हें अपने घमंड की संतुष्टि के लिए बस जंग चाहिए थी। और फिर मैं पहुंचा उस नरक में जहां के राजा का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसका नाम लेने से उसकी शक्तियां और बढ़ती हैं। उस जगह पर खून, मांस और चर्बी की बदबू है, पर मुझे वहां जाना पड़ा क्योंकि मेरी माँ उस दानव की कैद में थी जिसे मुझे हर हाल में छुड़ाना था। और मैंने मेरी माँ को उस दानव की कैद से छुड़ाया। मैं जानता था कि अगर मैं इसे मारूंगा तो ये वापस से आ जाएगा, और पर मेरी मर्जी के आगे उस दानव की एक नहीं चली। उसे मेरी माँ को छोड़ना पड़ा। अब मैं चांद की सतह पर था, अपने मास्क को पकड़े हुए। ये मास्क ही मेरी पहचान बन गया था, पर अब मुझे इससे कुछ ज़्यादा करना था। अगले 30 सेकंड में वो मास्क बस चांद की सतह पर पड़ा हुआ एक टुकड़ा हो गया। हाँ, मैंने उस मास्क को त्याग दिया और फिर मैं चल दिया अपने आखिरी सफर पर। डूम जब अर्थ पर आया तो उसने देखा कि अर्थ अब बदल चुकी थी। वो अपने एक्सिस से अलग दिशा में झुक गई थी, जिस वजह से अर्थ पर मौसम में इतना बदलाव आया कि हर जगह बस सर्दियां छा गईं। डूम ने वहां एक बच्चे को उसके पिता के साथ उस सर्द भरी बर्फ में चलते हुए देखा। उसे याद आया वो पल जब वो भी अपने पिता के साथ ऐसे ही एक रास्ते पर चला था, और तब डूम ने अपने पिता को खो दिया था। लेकिन ये बच्चा
इस बार अपने पिता को नहीं खोने वाला था। और फिर डूम अपनी बची हुई बियॉन्डर शक्ति के साथ धरती के कोर में चला गया, उसकी एक्सिस को पहले की तरह ठीक किया और बुझे हुए कोर को एक अंतिम शक्ति दी। डूम ने बची हुई शक्ति के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ा, किसी के आगे अपने किए का बखान नहीं गाया। वो बस चुपचाप बिना बताए धरती को पुनर्जीवित करता रहा। और फिर एक सुबह सब सही हो गया। लटवेरिया के गांव में कुछ किसान खेती करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक आदमी आकर उन्हें सही तरीका बताता है, जिस पर वो कहते हैं, तुम ही क्यों नहीं आकर करते हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और तब वो आदमी जवाब देता है, विक्टर, यही नाम है मेरा। तो दूसरा आदमी कहता है, गैलन, ये मेरा नाम है। डूम जानता था कि इन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, इसलिए वो इन्हें मार्गदर्शन देगा इनकी भलाई के लिए। और यहीं पर डूम की कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी सच में डूम की कहानी थी, क्योंकि डूम ऐसा ही है। उसे लोगों पर राज करना है, उनका जीवन सुधारना है, पर अपनी शर्तों पर, जिसमें सिर्फ डूम के नियम हो और उसकी ही इच्छा हो। इसके लिए डूम लोगों को फ्री विल नहीं देना चाहता, और फ्री विल ही डूम को एक विलन बनाती है। डूम कोई बुरा इंसान नहीं है, वो बस जिद्दी और अहंकारी है। जब भी उसे लगता है कि वो गलत है, तब भी वो अपनी गलती नहीं मानता। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रीड डूम से कहता है कि उसकी मशीन तो ठीक है, बस कुछ गड़बड़ है जो उसकी कैलकुलेशन में है, तो डूम सिर्फ ये प्रूव करने के लिए उस एक्सपेरिमेंट को तुरंत करता है, क्योंकि वो ये मानना ही नहीं चाहता कि रीड सही था। और नतीजा क्या निकला? डूम का फेस जल गया, और इसी वजह से डूम के जीवन में तकलीफ आई और डूम में रीड के प्रति नफरत की भावना और बढ़ती गई। जब डूम के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आया तो डूम को समझ आ गया था कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज से वो अभी नहीं भिड़ पाएगा, क्योंकि डूम की बहुत सी शक्तियां सेलेस्टियल को हराने में ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए वो चला गया। पर क्योंकि डूम ही अपनी कहानी सुना रहा है, तो उसने खुद को कमज़ोर नहीं बताया। उसने एरोगेंटली कहा कि वो बस चला गया क्योंकि यही ज़रूरी था। उसने अपनी आखिरी बची हुई बियॉन्डर शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ मानवता की भलाई और उसके कल्याण के लिए नहीं किया। इसमें भी डूम का एक मोटिव था कि अगर अर्थ पर जीवन नहीं होगा तो वो राज किस पर करेगा। इसलिए उसने अर्थ को वापस से ठीक किया, और जब ये करने में उसकी सारी शक्ति चली गई तो उसने लटवेरिया में ही खुद को रहना चुना, ताकि एक दिन वो फिर से शक्तिशाली बनकर वापस से डूम बन सके। और यही डूम है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करिएगा। बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं चलता हूँ। आप मेरी ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज़ जो पहले से पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पर, उनको एंजॉय कर सकते हैं।